हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 के स्थिर वैद्युतिकी के पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वैद्युत आवेश के बारे में। आज की इस वीडियो में भी हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को पढ़ेंगे और समझेंगे और यहीं से हम चैप्टर को आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। ये कोई वस्तु है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? धनावेश आता है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पर धनावेश आता है। ऐसे कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो उस पर धनावेश आएगा, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर क्या आता है? ऋण आवेश आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वस्तु है। इस वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी इस वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी कितने कूलाम आवेश उस पर बढ़ गए? ग्रहण करने का मतलब कि उस पर चार्ज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो कितने कूलाम आवेश बढ़ेंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश उस पर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए इस पे आवेश की बात की जाए तो इस पे आवेश कितने बढ़ गए? माइनस में, क्योंकि ग्रहण किया तो माइनस में होगा। और कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर क्या हो जाएंगे? इस पे आवेश बढ़ जाएंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 × 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, आवेश बढ़ जाए। ठीक, अगर मान लेते हैं एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कितने आवेश बढ़ेंगे? 2 × 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। क्योंकि 2 से गुणा इसलिए करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, तो इससे गुणा करेंगे तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर बढ़ेगा। ठीक है, अगर इससे मान लेंगे अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं तो कितने आवेश बढ़ेंगे? 3 × 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर इसी तरह से हम इस पे n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा देते हैं इस वस्तु पे, तो आवेश कितने बढ़ेंगे? n × 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक, चलिए फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब इस वस्तु से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो मान लेते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? निकाल दिए। अब हमको मालूम है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, किसी भी वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए वो शून्य होता है। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर क्या बढ़ेंगे? प्रोटॉन बढ़ेंगे। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब कौन सा चार्ज बढ़ेगा? धन चार्ज बढ़ेगा। तो मान लेते हैं इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर आवेश कितने बढ़ेंगे? प्रोटॉनों के धन चार्ज आएगा ना। कितना आएगा? धन चार्ज में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 निकालेंगे तो 1 × 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर क्या हो जाएंगे? धन चार्ज हो जाएगा। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितने आवेश निकलेंगे? 2 × 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कितने निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3 × 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। जब एक साथ लिखेंगे तो देखिए, एक तो प्लस है और एक प्लस है, एक माइनस में है। तो क्या हो जाए आपका आवेश? प्लस माइनस n लिखेंगे तो n एक में से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी हो रही है, एक में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो इसमें n क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जब प्लस माइनस लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या क्या आ जाएगा? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धनात्मक इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों आ जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और फिर गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितने आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है,
अब स्थानांतर इसको लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, और एक इलेक्ट्रॉन को हम किससे नोट करते हैं, e से, तो हमारा सूत्र हो जाएगा क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। इस तरह से कह सकते हैं किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, उसके आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब पूर्ण गुणज क्या होता है, पूर्ण गुणज जैसे मान लीजिए अगर हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब किसी को तो जैसे कि आधा पौना इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते हैं ना, आधा पौना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। देंगे तो कितने देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। निकालेंगे तो कितने निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ना इसमें से निकाल सकते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, और ना ही ऐसे हम डाल सकते हैं। मतलब कि किसी भी वस्तु पर आवेश सतत नहीं होते हैं। सतत मतलब कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे सतत नहीं होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1, 2, 3, या ग्रहण कराएंगे तो कितने ग्रहण कराएंगे, 1, 2, 3। इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण गुणज बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण गुणज बोलते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है आपको मालूम है 1.6 प्लस माइनस 1.6 × 10⁻³ -19 कूलाम। इसको क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटम। क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटम। यानी जब भी किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन देते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटमीकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटमकृत। यानी n बराबर 1, 2, 3 ऐसे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, क्वांटमकृत। यानी आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। और किसी भी वस्तु का जो आवेश का न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1.6 × 10⁻³ -19 कूलाम है, जो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। अब इसमें नोट की पॉइंट ये बनती है आपकी कि कभी कभी किसी परमाणु में क्वार्क पाए जाते हैं, एक प्रकार का और जो है आवेश पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्वार्क। और क्वार्क जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, 1/3 होता है, या फिर 2/3। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 होता है या 2/3 होता है। तब तो अगर किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन के जगह पे उसका 1/3 भाग या 2/3 भाग हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत का पालन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से इतना इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। अभी हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किस रूप में दे सकते हैं, 1, 2, 3 इस रूप में, यानी कि सतत असतत रूप में दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये निकाल नहीं पाएंगे। अगर ये निकल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे। तो ये जो क्वार्क होते हैं, ये क्वार्क जो है होते किसी परमाणु में होते हुए भी क्वांटमीकरण के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि जब ये किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जब हम देते हैं, मान लीजिए इस वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन को इसमें निकाला जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। वो वायु में जीवित रह सकते हैं। अगर इस वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर इस वस्तु में पहुँचाया जाए तो आराम से जा सकता है, या इस वस्तु से निकाल कर इस वस्तु में लाया जाए तो आराम से जा सकता है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क मुक्त अवस्था में अस्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर उसको हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को का पालन नहीं, विरोध नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि क्वार्क पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1, 2, 3 ऐसे पूर्ण गुणज के रूप में होता है, और उस पर 1/3 या 2/3 इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये पूर्ण गुणज नहीं होता है। फिर भी क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं करता, क्योंकि यह मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं। ये मुक्त अवस्था में अस्थायी नहीं हो सकते हैं। कह सकते हैं कि क्या यह मुक्त अवस्था में
अस्थाई नहीं होते हैं। ठीक, यह मुक्त अवस्था में अस्थाई नहीं होते हैं। आशा करते हैं आपको ये हेडिंग समझ में आई होगी। अब हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जब भी किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, आवेशों, अब सभी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें या तो द्रव्यमान की कमी होगी कि नहीं होगी, मतलब उससे द्रव्यमान में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो अब हम अगले हेडिंग में पढ़ेंगे द्रव्यमान में परिवर्तन। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर। इसका द्रव्यमान कितना है, यम है। ये वस्तु क्या है, उदासीन है। इस वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इस वस्तु का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, मतलब ये वस्तु क्या हो जाएगी, जब ग्रहण करेगा तो ऋणावेश हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझना है। तो इस वस्तु का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, यम डैश हो गया। ठीक है, इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिएगा, बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, यानी दान कर दिया। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, धनावेश। ठीक है, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज हुआ। इसका द्रव्यमान कितना हो गया, यम डबल डैश। ठीक है, अब हमको देखना यह है कि ये तीन वस्तुएं हैं, देखना यह है कि ये तीन वस्तुएं हैं। एक का द्रव्यमान यम है और इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कैसे होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमको मालूम है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी जानना जरूरी है। जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी यानी उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, 9.1 × 10⁻³ kg के बराबर क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निकलने का मतलब उस पर भी द्रव्यमान तो उतना ही है, तो कितने द्रव्यमान की हानि होगी, 9.1 × 10⁻³ kg। तो मान लेते हैं कि ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी इसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो कितने द्रव्यमान में वृद्धि होगी, चलिए निकालते हैं। द्रव्यमान में वृद्धि, तो कितने की वृद्धि होगी, कितने की होगी, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 1 × 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि होगी नहीं होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि होगी नहीं होगी, लेकिन कौन सा चार्ज होगा, ऋण चार्ज होगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो कितने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि होगी, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इसमें वृद्धि कितनी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगी, n इलेक्ट्रॉन, कितने, n × 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी। अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान की क्या होगी, हानि होगी। और कितनी हानि होगी, अगर इसमें द्रव्यमान की हानि निकालें, द्रव्यमान में हानि, ठीक है, हानि निकालेंगे तो कितने हानि होगी, धन चार्ज हो जाएगा उस पर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हानि हो जाएगी। इसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कितने द्रव्यमान के बराबर हानि होगी, n इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यानी इसका सूत्र हो जाएगा प्लस n × 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसमें हानि हो जाएगी। ठीक, अगर हम इन दोनों बातों को एक जगह लिखें तो द्रव्यमान में क्या अंतर ना, द्रव्यमान में क्या आएगा, प्लस माइनस में है, द्रव्यमान में क्या निकलेगा, अंतर। द्रव्यमान में अंतर निकालें तो कैसे निकलेगा, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो n लिखेंगे मतलब कि n प्लस में भी है और n माइनस में भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो क्या लिखेंगे इसको, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। समझ में? ठीक है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान में अंतर, द्रव्यमान के अंतर को किसी डिनोट करेंगे, मान लीजिए डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं me। ठीक है। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान परिवर्तन का, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस NMe। और me क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है। तो आप जान चुके होंगे कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस पर द्रव्यमान में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन दान करेगी तो उसमें द्रव्यमान में क्या होगी, हानि होगी। तो इससे पता चल जाएगा हमको, पूरा इसका परिणाम निकल सकता है कि इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी कि द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो कितने की वृद्धि होगी, सबसे बड़ी वस्तु कौन सी होगी, ये होगी, इसमें द्रव्यमान वृद्धि हो गई। उसके बाद इस वस्तु में न इलेक्ट्रॉन निकला और न इलेक्ट्रॉन बाहर न ग्रहण किया, तो ये ऐसे ही रहेगा। और इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी वस्तु हो जाएगी, क्योंकि इसमें द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसमें द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी। सबसे अधिक द्रव्यमान इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। ठीक है। अब हम आशा करते हैं कि आपको द्रव्यमान में परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।